हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में जो ड्राफ्ट जारी किया गया उसके बारे में बताएंगे। और इस ड्राफ्ट में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपका जो गजट नोटिफिकेशन आया था उसमें नहीं है, ठीक ना। तो यह जो ड्राफ्ट है तो गजट नोटिफिकेशन सेट आपको पता ही आ गया, तो उसके बाद एक गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट भी जारी किया है और उसमें उन्होंने रिकमेंडेशन मांगा था। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या पब्लिक है उनसे रिकमेंडेशन मांगा था, सजेशन मांगा था कि आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं, ठीक है ना। उस पर विचार किया जाएगा। तो मैंने 7 सजेशन दिया है। पिछला जो वीडियो बनाया था कल, उसमें मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या 7 सजेशन दिया है, ठीक ना। तो और मैंने ये बोल रहा था कि आप में भी अगर कोई देना चाहते हैं तो दे दीजिएगा, क्योंकि जितना ही सजेशन जाएगा वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक ना। तो जो यूपीएस का ड्राफ्ट है उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि गजट नोटिफिकेशन से अलग हैं। तो जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। और जो ड्राफ्ट में है आप मान के चलो कि 95% तो वही रहेगा, 5% किसी का सजेशन अगर गवर्नमेंट को अच्छा लगे तो वो माने, ठीक है। और ठीक है, तो चलिए आपको पूरा बताते हैं कि इस जो ड्राफ्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें अलग हैं। और एक भाई ने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि उनका रिटायरमेंट हो गया है 13 या 14 साल के सर्विस के बाद, और वो एनपीएस के अंतर्गत आते थे, ठीक ना। और उनका 60 ईयर्स पूरने के बाद रिटायरमेंट हो गया था, क्या उनको मिलेगा। तो अगर वह एनपीएस का, उन्होंने ये बताया नहीं था कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं या नहीं। तो अगर वो एनपीएस के अंतर्गत आते होंगे, ठीक है ना, और उनका 13 साल के बाद रिटायरमेंट हुआ है तो उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए एक फॉर्म भरनी पड़ेगी, और कौन सा फॉर्म है वो फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा। फॉर्म भर के जिस ऑफिस से आप रिटायरमेंट हुए हैं, जिस ऑफिस से लास्ट बार ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ आपको जमा करनी पड़ेगी। तो चलिए वो आपको फॉर्म पूरा बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्राफ्ट है वो मैंने खोल लिया, इसी में फॉर्म भी दिया हुआ है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो पीएफआरडी है। तो जो भी यूपीएस है, यूपीएस को मैनेज कौन करेगा, पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो जो इसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025 के रिगार्डिंग प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट ऑफ प्रोपोज्ड रेगुलेशन, तो इसके लिए ड्राफ्ट बनाया है। और आपको पता ही है 24 जनवरी 2025 को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसी के बारे में एक ड्राफ्ट है, तो उसके में कुछ सुधार करने के लिए, ठीक ना। द प्रोपोजल प्लेस्ड टेनेक्सर ये इज ओपन फॉर स्टेक होल्डर। तो यह 17 फरवरी तक ही था, तो कल लास्ट डेट था, तो मैंने डाल दिया था। और जिन्होंने भी डाला होगा तो ठीक है यार, और जो नहीं डाली तब तो लास्ट डेट क्लोज हो गया, तब कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब चलिए आपको कुछ नई नई चीज़ बताते हैं कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या अलग चीज़ें हैं। जो पिछला वीडियो में मैं जैसे कि यूपीएस के गजट में था उसका मैंने बहुत वीडियो बना दिया, तो ड्राफ्ट में क्या क्या चीज़ें नहीं है वो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ अथॉरिटी इसमें कौन सा है, तो मीन्स द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है वही इसको पूरा मैनेज करेगा, ठीक ना। बेंचमार्क कॉर्पस के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है। मीन्स द कॉर्पस वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी एंड कंप्यूटेड फॉर कंपेरिजन विथ इंडिविजुअल कॉर्पस। तो जो बेंचमार्क कॉर्पस होगा उसको इंडिविजुअल कॉर्पस से, बेंचमार्क कॉर्पस पहले कितना होगा, कितना अमाउंट होगा, वो तो जो अथॉरिटी है, जो पीएफआरडी है, वही डिसाइड करेगा, ठीक है ना। और बेंचमार्क कॉर्पस को इंडिविजुअल कॉर्पस से कंपेयर किया जाएगा, वो कम है या कि ज़्यादा, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशन। तो अजम्पशन क्या माना जाएगा कि रेगुलर एंड टाइमली रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर ईच मंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जितने भी आपका क्वालिफाइंग सर्विस है तो हर महीना आपका खुद का कंट्रीब्यूशन एंड जो एम्प्लॉयर आपका मतलब गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन दोनों का हुआ है या नहीं, एक तो ये कंडीशन रहेगा एज स्पेसिफाइड, ठीक ना। दूसरा है कि कंट्रीब्यूशन है बीइंग इन्वेस्टमेंट इन डिफ़ॉल्ट पैटर्न, जो गवर्नमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न रहेगा उसी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं, एक ये भी दिखा जाएगा। और तीसरा है कि देयर बीइंग नो पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज, जब भी आपका पैसा जमा हो रहा है तो उस फेज में आपने कोई पार्शियल विड्रॉल तो नहीं किया है। तो अगर 3 चीज़ें आपने नहीं किया है, पार्शियल विड्रॉल नहीं किया है, हर महीना जमा हुआ है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट पैटर्न में जमा हुआ है, तो बेंचमार्क कॉर्पस एंड जो इंडिविजुअल कॉर्पस दोनों ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट पैटर्न मीन्स मतलब वही जो गवर्नमेंट का है। डिफ़ॉल्ट पैटर्न मीन्स पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब वो है पीएफआरडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो डिसाइड करेगी डिफ़ॉल्ट पैटर्न। उसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, एस्योर्ड मिलेगा। तो पूल कॉर्पस आपको पता ही है कि 8.5% अलग से गवर्नमेंट जमा करेगी। कहीं अगर जो आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है वो कम पड़ गया बेंचमार्क कॉर्पस से, तो उसे कंपनसेट करने के लिए, ठीक ना। तो पूल कॉर्पस मीन्स ए फंड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट
कंप्राइज ऑफ एडिशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, इसमें आपका एडिशनल कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो वो इसलिए है कि ताकि उसको कंपनसेट किया जाए ना। तो यूपीएस के अंदर जो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें मैं बताता हूँ। एक तो लमसम पेमेंट मिलेगा, उसके अलावा लमसम विथड्रॉल मिलेगा अगर आपने ऑप्शन चूज किया इफ एनी ऑफ डेट, ठीक ना। कंपेरिजन ऑफ इंडिविजुअल कॉर्पस विद बेंचमार्क कॉर्पस, दोनों कंपेयर किया जाएगा, कम है कि ज़्यादा है, ठीक ना। एश्योर्ड पे आउट मिलेगा जो आपको पता ही है, एप्लीकेबल डीएनएस रिलीफ, इसमें डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा, जैसे जो आप शुरू में आपका जो मिलेगा उसके बाद डीएनएस रिलीफ जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसी तरह डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा, और अदर डिटेल्स एज रिक्वायर्ड फॉर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज़ बताता हूँ कि यह किस पे लागू होगा। जो यूपीएस है वो कौन कौन ले सकता है। द ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स अंडर यूपीएस शैल बी अप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। कौन कौन पर ले सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो एग्जिस्टिंग जो खुद पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनको तो ले ही सकते 31 मार्च 2025। हु आर इंटाइटल्ड टू एंड कवर्ड अंडर एनपीएस, एनपीएस को जो कर्मचारी जो कि 31 मार्च 2025 को ऑलरेडी जॉब में है तो वो यूपीएस चूज कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा है कि ऑल न्यू रिक्रूटर्स, जितने भी न्यू रिक्रूटर्स हैं, जितने भी नए भर्ती होगा जिनका 1 अप्रैल 2025 के बाद, तो वो भी यूपीएस चूज कर सकते हैं। उनको ऑप्शन मिलेगा कि वो यूपीएस ले लें या एनपीएस, जो भी वो लेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन फॉर्म कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा, और ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वेयर कवर्ड अंडर एनपीएस सिस्टम एंड हु हैव सुपर इन्वेटेड, और ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एनपीएस के अंतर्गत आती हैं और जिनका रिटायरमेंट हो गया है। सुपर इन्वेटेड मतलब वही रिटायरमेंट हो गया, और वॉलंटरी रिटायर्ड या जो वीआरएस भी ले लिए हैं, जैसे कि एनपीएस में 25 साल के बाद वीआरएस ले सकते हैं, तो वीआरएस ले लिए हैं तब भी आपको मिल जाएगा। और हैव रिटायर्ड अंडर फंडामेंटल रूल 56J या FR 56J जो कि होता है मेडिकल ग्राउंड वगैरह पर, तो उनके अंतर्गत भी रिटायरमेंट हुआ है तब भी आप ले सकते हैं ऑन और बिफोर 31 मार्च 2025 ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 31 मार्च 2025 से पहले अगर आपका रिटायरमेंट हो गया है तब भी आप ले सकते हैं। और द लीगली वेडेड स्पाउस इन केस ऑफ डिजीज, अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई था जिस रिटायरमेंट हो गया, अगर उसका डेथ हो गया तो उसको जो स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ है तो उसको भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। यूपीएस इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। तो कौन से फॉर्म भरना पड़ेगा वो आपको मैं बताऊंगा। द एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन बाय द एलिजिबल एम्प्लॉय टू बी कवर्ड अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम शैल बी अंडरटेकन इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइमलाइन, ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो इनरोलमेंट का प्रोसेस है कि एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन मतलब इनरोलमेंट में कैसे उसमें आप ऑप्शन चूज करेंगे, तो चूज करने का ही प्रोसेस बता रहा है कि किसको कौन सा ऑप्शन कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन एंड इनरोलमेंट अंडर यूनिफाइड पेंशन स्कीम ना, द पर्सन एलिजिबल अंडर रेगुलेशन 3 शैल एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर्म। तो ये कौन कौन सा ऑप्शन है। पहला जो ऑप्शन ई में है, मतलब कि द एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर कवर्ड और आर इंटाइटल्ड टू एनपीएस, जो पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉब कर रहे हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, तो विद इन सच ए टाइमलाइन एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बता देगी कि कब तक ऑप्शन चूज कर लेना है, ठीक ना। तो उस ऑप्शन तक, उस मतलब डेट तक, जिस डेट तक बताएगी कि उस डेट तक आपको ऑप्शन चूज करके फॉर्म जमा कर देना है, तो उस डेट तक आपको भर देना होगा। सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड हेड ऑफ ऑफिस, जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं उसके हेड ऑफिस में आपको जमा करना होगा इन फॉर्म 2 ऑफ शेड्यूल 1। तो इसमें आपको फॉर्म A2 भरना होगा। जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको फॉर्म A2 भरना पड़ेगा। अब कब से भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट कब रहेगा ये मैं आपको बताऊंगा जैसे ही डेट आएगा। अभी डेट आया नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको 31 मार्च से पहले ही भरना होगा, ठीक ना। लेकिन अभी डेट आया नहीं है, तो आएगा तो मैं बताऊंगा। तो फॉर्म A2 जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अभी काम कर रहे हैं उनको A2 भरना होगा, ठीक ना। द न्यू रिक्रूटर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे उनको फॉर्म A1 भरना पड़ेगा, उनको फॉर्म A1 भरना पड़ेगा। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको A2, जो न्यू ज्वाइन करेंगे उसको A1, ठीक है। द एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैव सुपर इन्वेटेड, ऐसे सुपर जो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनका रिटायरमेंट हो चुका है 31 मार्च 2025 से एंड वे आर कवर्ड अंडर एनपीएस, और जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं सेल विद इन सच टाइमलेस, उनको भी लिए टाइम रहे कि इतना दिन तक अगर भर दिया तब ठीक है यूपीएस में आ जाओगे, नहीं तो एनपीएस में रहोगे। डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सबमिट एंड एप्लीकेशन इन B1, तो ये एक किस में भरेंगे B1, जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो B1 में भरेंगे, ठीक ना। A2 किसके लिए है, जो ऑलरेडी जॉब में है, जो नए ज्वाइन करेंगे उसके लिए A1, और जो रिटायर्ड हो चुके हैं उसके लिए B1, ठीक ना। टू द हेड ऑफ ऑफिस टू अवेल द बेनिफिट्स अंडर एनपीएस यूपीएस व्हेन सच बेनिफिट्स
become due and payable in manner specified under it. Form B1 shall be applicable in respect of UPS subscribers superannuity और वॉलेंटरी रिटायरिंग। अगर आपने सुपर इन्वेशन हुआ है 60 साल पूरे के बाद, या आपने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया है और रिटायरिंग अंडर 56J के अंतर्गत आपका रिटायरमेंट हुआ है, तो उस केस में भी आपको जो ये भरनी है, कौन सा फॉर्म भरनी है, B1। ये 3 केस में अगर आपका हुआ है तो B1 आप फॉर्म भरेंगे, आप UPS चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला है कि इन केस ऑफ डिजीज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वाज कवर्ड अंडर एनपीएस, अगर कोई ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि एनपीएस के अंतर्गत आता है और अगर उसका मतलब रिटायरमेंट के बाद या वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद या क्या बोलते हैं उसे 56J के अंतर्गत रिटायरमेंट हुआ है, उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका डेथ हो जाता है, तो उसके फैमिली जो स्पाउस है वो यूपीएस का फ़ायदा ले सकती है। लेकिन उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, इन केस ऑफ डिजीज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु वाज कवर्ड अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम एंड वाज एलिजिबल टू अवेल बेनिफिट्स अंडर unified pension scheme, the option of shifting to unified pension scheme shall be submitted by legally wedded spouse, जिसको उसके स्पाउस है वो भरेगी सच टाइमलाइंस के अंदर एंड डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द हेड ऑफ ऑफिस। और इनको कौन भरना पड़ेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बाई डिजीज हो गए हैं तो उनकी वाइफ भरेगी या हस्बैंड, वो फॉर्म B2 भरेंगे, B2। तो B1 और B2 रिटायर्ड के लिए है, A1 A2 जो नए जो सर्विंग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कौन कौन सा A1 A2 B1 B2 ये आपने समझ गया होगा ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज इन फॉर्म A1 A2 B1 B2 एज मे बी अप्लीकेबल, जिसके लिए जो लागू होगा वो फॉर्म भरेगा एंड सबमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और द लीगली वेडेड स्पाउस एज द केस में बी टू द हेड ऑफ ऑफिस, भर के हेड ऑफ ऑफिस में जमा करना पड़ेगा। हु शैल एक्सेप्ट द सेम, वो उसके एक्सेप्ट करेगा, काउंटर साइन इट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ रिसिप्ट, कब उसको प्राप्त हुआ वो डेट डालेगा, एंड वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन, प्लेस इट इन द सर्विस बुक, सर्विस बुक में चिपका दिया जाएगा। द हेड ऑफ ऑफिस शैल सेंड द कॉपी ऑफ द वेरीफाइड form within such timelines as determined by the central government from the date of receipt to the drawing and disbursing officer। जो आप फॉर्म भरेंगे उसका एक कॉपी ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर है उसको भी भेजा जाएगा। द ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर शैल प्रोसेस एंड फॉरवर्ड द कॉपी ऑफ द फॉर्म टू पी एंड अकाउंट ऑफिसर, और उसको कॉपी को वो फॉरवर्ड करेगा पी एंड अकाउंट ऑफिसर और चेक ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर सच टाइमलाइन, ठीक ना। तो वो आगे का प्रोसेस है, आपको भर के बस ऑफिस में जमा करना होगा, ठीक ना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसमें भी आपका एक प्रान नंबर बनेगा, जैसे एनपीएस में प्रान नंबर है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो उसमें भी एक तरह बनेगा। इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ठीक ना। एलिजिबल टू रिसीव बेनिफिट सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड, इसमें इन केस ऑफ एम्प्लॉई सुपरएन्युएटिंग आफ्टर क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर के बाद अगर आपका सुपरएन्युएशन होता है, रिटायरमेंट होता है, तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एन एम्प्लॉय अंडर द प्रोविजन ऑफ FR 56J के अंतर्गत रिटायरमेंट होता है, तब भी जो आपका गवर्नमेंट रिटायरमेंट कर देती है तो उस केस में भी आपको मिल जाएगा। इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस में भी आपको मिल जाएगा, लेकिन वॉलंटरी रिटायरमेंट के केस के लिए इसमें एज जो है आपका कितने हैं 25 ईयर्स, 25 पहले था एनपीएस में 20 ही था, लेकिन इसमें 25 कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लमसम पेमेंट वगैरह भी मिलेगा उसमें। तो लमसम पेमेंट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बता दिया, शॉर्ट पे ऑड पे ये सब तो बता दिया कैसे कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, लमसम विथड्रॉल जो यूपीएस का जो आया था क्या गजट, उसमें लमसम विथड्रॉल के बारे में नहीं दिया होता, लेकिन यहाँ लमसम विथड्रॉल के बारे में भी दिया हुआ है कि यूपीएस सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट शैल आल्सो हैव एन ऑप्शन टू विथड्रॉ एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%। कभी कभी क्या होता है, कभी यार बहुत मौका इमरजेंसी हो जाता है, कभी अर्जेंट पड़ जाता है, तो उस केस में गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दे दिया है कि लमसम विथड्रॉल आप कर सकते हो, लेकिन ये ड्राफ्ट है, हो सकता है फाइनल में रहे या ना रहे, लेकिन उम्मीद है कि 95% चीज़ यही रहेगा, ठीक है ना। उसके अलावा एश्योर्ड पे आउट वगैरह मिलेगा, डीएनएस रिलीफ तो मिलेगा ही, जैसे कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो इस पे आपको डीएनएस रिलीफ भी मिलेगा पेंशन पे, ठीक है ना। जैसे डीए मिलता है, इंडिविजुअल कॉर्पस वगैरह के बारे में पता ही दिया क्या क्या होता है। पूल कॉर्पस जिसमें गवर्नमेंट 8.5% आपका जमा करती है, तो पूल कॉर्पस भी ठीक है। उसके अलावा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है रोल, ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पेंशन फंड
विथड्रॉल, यहाँ पर जो पार्शियल विथड्रॉल के बारे में बताया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सब्सक्राइबर्स शैल बी एलिजिबल टू मेक पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम द इंडिविजुअल कॉर्पस अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम अकाउंट, यानी पार्शियल विथड्रॉल करने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो आप निकाल सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर। लेकिन आपका 3 ईयर सर्विस हो जाएगा उसके बाद ही पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं ना। पार्शियल विथड्रॉल 3 साल के बाद कर दे फ्रॉम द डेट ऑफ इनरोलमेंट। यूनिफाइड पेंशन स्कीम जब इनरोलमेंट होगा उसके 3 साल सर्विस हो जाएगा उसके बाद ही कर सकते हैं। सच विथड्रॉल शैल नॉट बी मेड फॉर मोर देन 25%, लेकिन 25% से ज़्यादा आप पूरे सर्विस में नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन खुद का जो कंट्रीब्यूशन है उसी में से 25% निकालना है ना। मेड बाई उसका ना। सच विथड्रॉल रिक्वेस्ट शैल बी परमिटेड फॉर एनी ऑफ द, किस में आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं, फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज और हर चिल्ड्रेन, यानी बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है ना, मैरिज ऑफ बच्चों के शादी के लिए, ठीक है ना, इन परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेसिडेंशियल हाउस के लिए, घर बनाने के लिए, या उसके लिए अगर लैंड खरीद रहे हैं तो उसके लिए भी आप खरीद सकते हैं ना। तो फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस बनाने के लिए या बना बनाया घर ले रहे हैं तभी, है ना, हिज और नेम, अपने नेम के लिए अपने नाम पर आपको खरीदना होगा तभी मिलेगा, या ज्वाइंट नेम विथ हिज और लीगली, या फैमिली वो जो वाइफ है या हस्बैंड उसके साथ ज्वाइंट नेम के साथ भी खरीद सकते हैं, खरीद रहे हैं या बना रहे हैं तब भी आप पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं। इन केस द सब्सक्राइबर ऑलरेडी ओन्स आइदर इंडिविजुअल और इन द ज्वाइंट नेम, अगर आपके नाम पर या आपके वाइफ या दोनों के नाम पर अगर पहले से ही कोई घर है या कोई फ्लैट वगैरह है एंसेस्टर प्रॉपर्टी को छोड़ के, ठीक ना, तो उस केस में आप फिर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक ना। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, कोई बीमारी है उस केस में भी आप निकाल सकते हैं ना। टू मीट मेडिकल एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेज, कोई मेडिकल कारण कोई खर्चे हो रहे हैं उसके भी निकाल सकते हैं। लमसम विथड्रॉल के बारे में यहाँ पर और दिया हुआ है कि ओपीएस सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट शैल हैव एन ऑप्शन टू मेक विथड्रॉल फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%, नॉट एक्सीडिंग 60%। एक तो पार्शियल विथड्रॉल हो गया, तो पार्शियल विथड्रॉल जब करें हैं उसी समय, लेकिन लमसम विथड्रॉल क्या है, यूपीएस सब्सक्राइबर एलिजिबल टू रिसीव एश्योर्ड पे आउट शैल हैव एन ऑप्शन टू मेक पार्शियल विथड्रॉल, तो इसमें भी मतलब कि लमसम विथड्रॉल भी कर सकते हैं फॉर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%, 60% तक आप पैसा लमसम विथड्रॉल कर सकते हैं ना, ऑफ द इंडिविजुअल कॉर्पस ना, जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस में है उससे। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ सुपरएनुमेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट, ठीक ना। तो एक चीज़ इसमें समझ में नहीं आ रही कि अगर लमसम विथड्रॉल कर लेंगे तो उस केस में जो आपका एश्योर्ड पे आउट मिलेगा या नहीं, ठीक है ना। तो अभी चूँकि ये ड्राफ्ट है तो अभी फिर से गाइडलाइंस आएगा तो उसमें आपका पूरा क्लियर करेगा, तो एश्योर्ड पे आउट निकालेंगे तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना तो चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जो लमसम विथड्रॉल आप हमको लगता है कि कब किस केस में कर सकते हैं, अगर किसी का सर्विस 25 साल से ज़्यादा हो गया, ठीक ना, क्योंकि पेंशन के कैलकुलेशन में आपको पता ही है 25 साल एज ही कैलकुलेट होता है, 25 ईयर। तो अगर कोई 25 ईयर से अगर किसी का सर्विस ज़्यादा है, ग्रेटर दैन 25 ईयर, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा मनी जमा होगा वही हमारे हिसाब से लमसम विथड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा उसमें ही पूरा गाइडलाइंस दिया रहेगा ना, पेमेंट ऑफ बेनिफिट्स वगैरह ये देख सकते हैं। तो चलिए आपको जो फॉर्म है वो फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्म कौन कौन से भरना पड़ेगा, किसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, जो फॉर्म है वो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉर्म A1 है, फॉर्म A1 कौन भरेगा, ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम और यूपीएस, या तो एनपीएस का फायदा ले सकते हैं यूपीएस, उसके लिए ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर 1/4/2025, यानी जो नए ज्वाइन करेंगे 1/4/2025 के बाद जो ज्वाइन करेंगे उसके लिए फॉर्म A1 भरना पड़ेगा, A1, ठीक है। A1 फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वाला जो है ये भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन है, ठीक है ना। दोनों में से जो आप भरेंगे वो आपका रहेगा। पहला वाला जो ऑप्शन एनपीएस का है, दूसरा वाला यूपीएस का है। तो जो आप भर देंगे वो आपका हो जाएगा, भर के सर्विस बुक को एकदम चिपका दिया जाएगा। उसी तरह से जो फॉर्म A2 है, जो फॉर्म A2 है वो किसके लिए है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, ऑप्शन टू शिफ्ट फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस फॉर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक ना। तो इनके लिए ये फॉर्म है A2। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है, तो जो आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर जो फॉर्म है B1 किसके लिए है, पर्सन पार्टिकुलर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए B1 है, ठीक ना। और एक और B2 है, तो B2 किसके लिए है, यहाँ पर उसके लिए कुछ जब B1 भरेंगे तो साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट भी लगानी पड़ेगी, ठीक ना।
क्या क्या डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। जो B2 है वो किसके लिए, पार्टिकुलर टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्पाउस ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसका डेथ हो जाता है, ठीक है ना, सुपर इन्वेशन के बाद या रिटायरमेंट के बाद, और जो एलिजिबल है तो उसको भी मिलेगा यूपीएस का फ़ायदा, तो B2 भर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें फॉर्म है, तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब आपके काम के लिए नहीं है ना, ठीक है। APO एक इशू किया जाता है उसके लिए है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, ठीक है। और जैसे जैसे अपडेट्स आएगा यूपीएस के बारे में या ATP कमीशन के बारे में या NPS के बारे में, ठीक है ना, तो आपको पूरा अपडेट इस चैनल पर मिलते रहेगा, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपीएस के बारे में, NPS के बारे में, ATP कमीशन के बारे में, और जितने भी चिल्ड्रन एजुकेशन, मैंने मेरे चैनल पर वीडियो बना हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का, उसके अलावा आपका LTC रूल्स का, लीव रूल्स का, ठीक है ना, उसके अलावा एक मेडिकल क्लेम कैसे करते हैं उसके बारे में बनाया, जो CGHS के अंतर्गत नहीं आते हैं, और जैसे कुछ डिपार्टमेंट है जो CGHS के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उस डिपार्टमेंट में कैसे मेडिकल क्लेम होता है, तो उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया है। और LTC के बारे में भी बहुत सारा एक डिटेल वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा, LTC लीव ट्रैवल कंसेशन के बारे में, ठीक ना, क्योंकि पहले मैंने बनाया है तो लेकिन वो डिटेल में नहीं है, तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।